अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 IAS 1 प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट MCQ पे। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर सेपरेटली आइडेंटिफाइड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कि वो दो चीज़ें कौन सी हैं जो सेपरेटली आइडेंटिफाइड होती हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। तो आपको पता है हमारी मेन हेड्स कौन कौन से आते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। फर्स्ट आ जाता है शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन, सरप्लस और फिर इसका क्या आ जाता है टोटल। अब हमने बताना है उसे कौन सी दो चीज़ें जो सेपरेटली आइडेंटिफाइड हैं। अब ए है प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब आपको पता है प्रॉफिट हमारा कहाँ पे आता है, रिटेन्ड अर्निंग्स में आके ऐड होता है। तो ये हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट बनता है, ये सेपरेटली आइडेंटिफाइड नहीं होता। बी है ट्रांजैक्शन विद ओनर्स। अब ट्रांजैक्शन विद ओनर्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं, शेयर कैपिटल ओनर का, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये हमारा कहाँ पे आ जाता है, ट्रांजैक्शन विद ओनर्स में। और ये क्या है, सेपरेटली आइडेंटिफाइड है। शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये सारा सेपरेटली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए एक हमारा ऑप्शन आ गया यहाँ पे, ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन हम देख लेते हैं, उसमें आ रहा है सी है अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम। अब अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम बेसिकली ये कॉन्सेप्ट सही R1 में R2 में जाके आप पढ़ेंगे। यहाँ तक आप सिर्फ इतना याद रख लें कि अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम ये है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जब आता है ना, तो इसमें हम अगर अपना रिवैल्यूएशन सरप्लस ऐड कर दें तो हमारे पास जो फिगर आती है उसको हम अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम के, टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम के नाम से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी सेपरेटली आइडेंटिफाइड नहीं होती चेंजेस इन इक्विटी में। डी है नॉन ओनर चेंजेस इन इक्विटी। अब नॉन ओनर चेंजेस इन इक्विटी में क्या चीज़ आ जाती है, ये जैसे हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस है, ये हमारा चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट है, लेकिन ये हमारी ट्रांजैक्शन विद ओनर नहीं है, नॉन ओनर चेंजेस इन इक्विटी है ये हमारी। तो इसलिए फिर हमारी ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या आ गई, ऑप्शन बी एंड डी। नेक्स्ट MCQ है हमारा MCQ नंबर 2। Which of the following is not considered transaction with owners with reference to statement of changes in equity। के इनमें से कौन सी जो है वो हमारी ट्रांजैक्शन विद ओनर में नहीं आती चीज़। फर्स्ट है शेयर कैपिटल, ये आपको पता क्या है, ट्रांजैक्शन विद ओनर है ये भी। उसके बाद है रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, इससे भी हमारा जो शेयर कैपिटल है वो, ये भी हमारा कहाँ पे पार्ट बनती है, शेयर कैपिटल का पार्ट बनती है, ये भी हमारी ट्रांजैक्शन विद ओनर में आती है। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको पता है हमारा जस्ट डिविडेंड में आके ऐड हो जाता है, ये ट्रांजैक्शन विद ओनर बेसिकली नहीं होती हमारी। और डी है बोनस इशू ऑफ शेयर्स। बोनस इशू ऑफ शेयर्स भी हमारी, अब इसकी एंट्री क्या होती है बोनस इशू ऑफ शेयर्स की, डिविडेंड डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। डिविडेंड भी हमारा कहाँ से लेस होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स में से बाय डिफ़ॉल्ट, अगर उसने हमें ना बताया हो कि जो हमारा डिविडेंड है वो हमने कहाँ से लेस करना है, तो ये बेसिकली कहाँ से लेस होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स में से। तो हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स यहाँ पे डेबिट हो जाती है और शेयर कैपिटल भी क्रेडिट हो जाता है। तो ये भी हमारी क्या होती है, ट्रांजैक्शन विद ओनर होती है। तो इसलिए फिर हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन सी, प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसके बाद है MCQ नंबर 3। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज इज कॉल्ड। कि वो मैक्सिमम अमाउंट शेयर कैपिटल की जो एक कंपनी के पास अथॉरिटी होती है रेज करने की, कि इस मैक्सिमम अमाउंट तक एक कंपनी अपना शेयर कैपिटल रेज कर सकती है, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। बेसिकली इसकी डेफिनेशन है ऑथराइज शेयर कैपिटल की। तो हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या आ गया, कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो एक कंपनी रेज कर सकती है। तो हमारा ऑप्शन आ गया यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट है MCQ नंबर 4। द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स अ कंपनी ऑफर्स टू सब्सक्राइब इज कॉल्ड। अब वो टोटल वैल्यू शेयर्स की जो एक कंपनी ऑफ़र करती है सब्सक्राइब के लिए, यानी कि अब पब्लिक को ऑफ़र करती है, जितने शेयर्स वो ऑफ़र करती है वो वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इशूड शेयर कैपिटल। ये हमारी डेफिनेशन आ गई इशूड शेयर कैपिटल की। उसके बाद है 5, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द शेयर्स दैट द इन्वेस्टर्स हैव कमिटेड टू बाय।
कि मॉनेटरी वैल्यू उन शेयर्स की जो इन्वेस्टर्स ने बाय करने की कमिट किया है, तो उस वैल्यू को फिर हम क्या कहते हैं, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ गया ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा एमसीक्यू नंबर 6। द अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी हैज़ रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर्स इन एक्सचेंज फॉर इट्स शेयर्स इज़ कॉल्ड, कि वो अमाउंट जो कंपनी को मिलती है, वो पैसे जो कंपनी लेती है जब शेयर होल्डर्स जो हैं वो शेयर्स ले लेते हैं, तो जो शेयर होल्डर से पैसे मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल। या की डेफिनेशन पेड अप शेयर कैपिटल की क्या होते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल, कि वो पैसे जो हम शेयर होल्डर से लेते हैं जब हम उनको शेयर्स देते हैं इन एक्सचेंज फॉर शेयर्स, तो ये फिर पैसों को हम क्या कहेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल। तो हमारा ऑप्शन आ गया यहाँ पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इशूड बाय एन एंटिटी इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी, इनमें से कौन सी वो चीज़ है जो एंटिटी इशू करती है और उसको हम एज अ लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अब ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है वो हमारी लायबिलिटी नहीं होती, उसको हम लायबिलिटी में नहीं लिखते। बी है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ना, इसको हम प्रेजेंट करते हैं हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज़ में, ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज़ का पार्ट बनती है, तो ये फिर हमारी क्या होगी, लायबिलिटी होगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इररिडीमेबल जो है यानी वो रिडीम नहीं हो सकते, तो इसलिए ये हमारी लायबिलिटी भी नहीं होगी। और डी है नन ऑफ द अबव। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आता है, ऑप्शन बी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जो रिडीम हो सकते हैं, और ये फिर हमारी कहाँ पे जाती है, ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज़ का पार्ट बनती है। तो 7 का ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी, और ये कहाँ पे आती है, शो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। उसके बाद है एमसीक्यू 8। अ डेबिट बैलेंस ऑन द रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट इंडिकेट्स दैट, कि रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस आ जाए तो उससे हमें क्या पता लगता है। अब रिटेन्ड अर्निंग्स के अकाउंट में आपको पता है क्या चीज़ें आ रही होती हैं, बीडी होता है, उसके बाद इसमें क्या आता है, प्रॉफिट ऐड होता है। रिटेन्ड अर्निंग्स में बेसिकली हमारे प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं, जो हमने रिटेन्ड प्रॉफिट जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। इसमें से क्या है, डिविडेंड लेस होता है, और फिर हमारा आ जाता है सीडी। तो इसका सीडी बेसिकली क्या होता है, क्रेडिट। लेकिन अगर वो कह रहा है कि इसका डेबिट सीडी आ जाए, तो इससे फिर हमें क्या इंडिकेट होता है, कह रहा है कंपनी हैज़ मेड मोर डिविडेंड पेमेंट देन द प्रॉफिट अर्न, द कंपनी हैज़ एक्यूमुलेटेड लॉसेज, द कंपनी हैज़ रिडीम सम ऑफ इट्स शेयर कैपिटल। ये तो हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो इसका पार्ट नहीं बनता। द कंपनी हैज़ इशूड बोनस शेयर, कि कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया। बोनस शेयर इशू करेगी तो सिंपली क्या होता है, डिविडेंड लेस हो जाता है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट हो जाती है, तो इससे हमारा डेबिट बैलेंस नहीं आता। बेसिकली जो हमारा डेबिट बैलेंस आता है, क्योंकि हम रिटेन्ड अर्निंग्स में हमारी बेसिक चीज़ क्या आ रही होती है, हमारे प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं, रिटेन्ड प्रॉफिट, जो अनड्रॉन प्रॉफिट्स जिन्हें हम कहते हैं। तो अगर हमारा प्रॉफिट्स आ रहे होंगे तो हमारा क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा, लेकिन अगर हमारे लॉसेज हो जाएं तो फिर जो है वो हमारा जो रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस आता है वो हमारा डेबिट बैलेंस आ जाता है इन केस ऑफ लॉसेज। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी, द कंपनी हैज़ एक्यूमुलेटेड लॉसेज। तो हमारा डेबिट बैलेंस कब आता है, जब हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं। तो हमारा ऑप्शन आ गया यहाँ पे ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा एमसीक्यू नंबर 9। A company has profit after tax of rupees 80 million for the financial year ended on 30th June 2019। कि हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कितना है, 80 मिलियन। इट हैज़ शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 500 मिलियन। शेयर कैपिटल कितना आ गया, 500 मिलियन आ गया। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज़ डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 10%। इंटरिम डिविडेंड अनाउंस हुआ कितना, 10%। हाउ दिस डिविडेंड शैल बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2019। ऑप्शन देख लेते हैं हम। ₹8 मिलियन डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन। अब आपको पता है हमारा जो इंटरिम डिविडेंड आता है ये कहाँ से जाके लेस होता है, ये हमारा बेसिकली लेस होता है रिटेन अर्निंग्स में से। तो ये चीज़ हमने माइंड में रखनी है। अब हम अपनी ऑप्शंस की तरफ आ जाते हैं। उसमें कह रहा है ₹8 मिलियन डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ₹50 मिलियन डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ₹50 मिलियन डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट और लॉसेज एज फाइनेंस कॉस्ट।
तो ये जो है, अब आपको पता है कहाँ से लेस होता है, हमारा रिटेन अर्निंग्स में से। तो ये जो सी ऑप्शन है ये हमारी वैसे ही गलत होगी कि प्रॉफिट और लॉसेस में से एज अ फाइनेंस कॉस्ट ये माइनस हम नहीं करते। इट शैल नॉट बी रिकॉर्डेड ओनली डिस्क्लोजर शैल बी मेड। अब आपको पता है कौन सा डिविडेंड होता है जो हम रिकॉर्ड नहीं करते उस साल में और जस्ट हम उसका डिस्क्लोजर देते हैं, वो होता है फाइनल डिविडेंड। ये कौन सा, इंटरिम। अब हमें अमाउंट चाहिए, तो हमारा ऑप्शन ए या बी में से ही कोई हो सकता है। अब हम इसकी अमाउंट फाइंड कर लेते हैं, डिविडेंड है कितने का। तो हमारा कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल 500 मिलियन। रेट उसने कितना गिवन किया, 10%। तो सिंपली हमारा ये क्या आ गया, 50 मिलियन आ गया हमारी अमाउंट। अब ये जो 50 मिलियन है ये कहाँ से जाके लेस होना है, रिटेन्ड अर्निंग्स में से। तब इस बेस पे हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं। तो फिर हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आ गया, ऑप्शन बी, ₹50 मिलियन डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो हमारा 9 का ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट MCQ नंबर 10। A company has profit after tax of ₹80 million for the financial year ended 30th June 2019। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। इट है शेयर कैपिटल ऑफ 500 मिलियन, शेयर कैपिटल भी हमें आ गया। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज्ड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 10% जस्ट आफ्टर द ईयर एंड फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2019। अब ईयर एंड के फ़ौरन बाद जो है वो बोर्ड ने क्या अनाउंस किया, फाइनल डिविडेंड किस साल का है, 30 जून 2019 का। तो हमारी अब वो रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, हाउ दिस डिविडेंड शैल बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2019। अब आपको पता है ये हमारा क्या, फाइनल डिविडेंड, और अनाउंस कब हुआ है, जस्ट आफ्टर द ईयर एंड। तो फिर इसका हम क्या करते हैं, फाइनल डिविडेंड का इसका जस्ट हम अपना डिस्क्लोजर दे देते हैं, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते फाइनल डिविडेंड को। ये कब रिकॉर्ड होगा, फिर नेक्स्ट ईयर में जाके ये हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। इस साल हम सिर्फ इसकी क्या एंट्री करेंगे, इसको हम एंट्री कुछ भी नहीं होगी, इसको हम जस्ट क्या करेंगे, डिस्क्लोजर इसका हम अपने शेयर होल्डर्स को बता देंगे। तो हमारा ऑप्शन आ गया यहाँ पे डी, इट शैल नॉट बी रिकॉर्डेड ओनली डिस्क्लोजर शैल बी मेड। तो ऑप्शन आ गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट MCQ है हमारा MCQ नंबर 11। Which two of the following are usually shown in statement of changes in equity when right issue of share is made। तो कह रहा है कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो यूजुअली शोन इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, जो यूजुअली आमतौर पर हम उसको शो करते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी में जब हमारा राइट शेयर इशू करते हैं। तो हमारी राइट शेयर्स की बेसिकली एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, और अगर प्रीमियम होगा तो साथ में शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं इसमें से ऑप्शन अपना, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। ये तो ठीक है क्योंकि हमारा शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो गई। बी है डिक्रीज इन शेयर प्रीमियम। अब हमारा शेयर प्रीमियम जो है वो अगर हमने प्रीमियम पे दिए होंगे तो हमारा शेयर प्रीमियम भी साथ क्रेडिट हो रहा होता है, यानी कि इंक्रीज हो रहा था ना कि डिक्रीज। तो ये ऑप्शन हमारी फिर गलत हो गई। सी है इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम, ये ऑप्शन ठीक लग रही क्योंकि हमारा शेयर प्रीमियम जो है क्रेडिट हो रहा होता है और ये क्रेडिट होके इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो हमारी ऑप्शन यहाँ पे सी भी ठीक है। तो हमारी यहाँ क्या आ गया, ऑप्शन ए एंड सी, ए एंड सी। नेक्स्ट MCQ नंबर 12। Which two of the following are usually shown in statement of changes in equity when bonus issue of shares is made। तो कौन सी दो चीज़ें हैं जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में यूजुअली शो होती हैं जब बोनस शेयर इशू होते हैं। अब बोनस शेयर की एंट्री क्या होती है आपको पता है, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब ये जो डिविडेंड है वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से लेस होता है, हम रिटेन अर्निंग से लेस करते हैं। अगर उसने बताया हो कि इसे कहीं और से लेस करना है तो फिर हम वहाँ से लेस करेंगे जहाँ से वो बताएगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से लेस होता है, रिटेन अर्निंग्स में से। अब इस एंट्री की बेस में हम अपनी ऑप्शंस देख लेते हैं। वो कह रहे हैं इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल तो हमारा इंक्रीज़ होता है क्योंकि शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा होता है, तो हमारी ए ऑप्शन ठीक है एक। तो बी वो कह रहा है डिक्रीज इन शेयर प्रीमियम, ये भी हो सकता है अगर उसने हमें बताया हो कि जो डिविडेंड है वो कहाँ शेयर प्रीमियम में से लेस करना है तो हमारा शेयर प्रीमियम भी
लेस हो सकता है कि अगर उसने कहा हो कि हमने इसे शेयर प्रीमियम में से लेस करना है तो हमारा शेयर प्रीमियम डेबिट हो रहा होगा। सी में वो कह रहा है इंक्रीज़ इन शेयर प्रीमियम इंक्रीज़ नहीं होता, लेस हो सकता है ज़रूर, तो ये ऑप्शन गलत है। इंक्रीज़ इन रिटेन्ड अर्निंग्स, अब हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स इंक्रीज़ नहीं होती। कैसे नहीं होती? क्योंकि ये लेस हो रहा होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट हो रही होती है, तो इंक्रीज़ नहीं हो सकती। तो फिर हमारा अब क्योंकि उसने हमें ऑप्शन नहीं दिया कि रिटेन्ड अर्निंग्स का लेस का, अगर उसने ऑप्शन दिया होता कि डिक्रीज़ इन रिटेन्ड अर्निंग्स तो फिर हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स वाली ये ठीक होती। लेकिन अब क्योंकि उसने हमें शेयर प्रीमियम का ऑप्शन दे दिया कि शेयर प्रीमियम लेस हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है अगर उसने बताया हो तो शेयर प्रीमियम डेबिट होके कम हो सकता है। तो फिर हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन कौन से आ गए? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 13, ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर्स आर यूजुअली डेबिट टू। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारी क्या होती है? अब हमने अगर किसी कंपनी ने अपने शेयर्स इशू करने हैं तो ऐसे ही शेयर इशू थोड़ी हो जाते हैं, अब आप पब्लिक को बताओगे तो फिर शेयर इशू होता है। अब ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है कि कंपनी एक अपना प्रोस्पेक्टस, इसको आप एज अ प्रोस्पेक्टस की एग्जांपल ले लो कि एक अपनी बुकलेट, एक अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसमें वो सारा अपना बताती है कि कितने हमारे शेयर्स हैं, कितनी उसकी वैल्यू है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने डायरेक्टर्स हैं, कौन कितने हैं, सारा कुछ वो अपनी कंपनी की डिटेल उसमें एक प्रोस्पेक्टस में बताती है। तो वो जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है वो हमारी क्या होती है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब वो कह रहे हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर्स आर यूजुअली डेबिट टू। अब ये यूजुअली जो डेबिट होती है ना, ये आपने याद रखना है, ये डेबिट होती है शेयर प्रीमियम में से, क्योंकि अब शेयर प्रीमियम में एक्स्ट्रा अमाउंट अगर हम अब जैसे एक शेयर है वो 10 का है और हम उसे प्रीमियम पे बेच रहे हैं 12 पे, तो एक्स्ट्रा अमाउंट हम ले रहे होंगे तो उसी की अमाउंट फिर हम उससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को उसी से हम एडजस्ट कर देते हैं। इसलिए हम इसको कहाँ पे फिर लिखते हैं, कहाँ पे जाके ये एडजस्ट होती है? शेयर प्रीमियम में। तो इसका ऑप्शन हमारा होगा सी। जो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो हम कहाँ पे डेबिट करते हैं? शेयर प्रीमियम में उसे हम डेबिट करते हैं। अब 14 MCQ है, इफ देयर इज नो बैलेंस इज शेयर इन शेयर प्रीमियम अकाउंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर्स आर यूजुअली डेबिट टू। अब वही MCQ उसने दोबारा दिया कि अगर उसने ऊपर हमने क्या बताया था कि अगर हमारा जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो यूजुअली हम कहाँ पे डेबिट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे शेयर प्रीमियम में डेबिट करेंगे। अब वो कह रहा है कि अगर शेयर प्रीमियम में हमारे अकाउंट में बैलेंस ना हो, बिल्कुल नील हो, तो फिर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो हम कहाँ पे डेबिट करेंगे? सेकंड हमारी प्रायोरिटी क्या होगी? अब ये भी आपने याद रखना, सेकंड हमारी प्रायोरिटी होती है इसमें, हम अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे उसको शेयर प्रीमियम में से। अगर शेयर प्रीमियम में हमारा बैलेंस नहीं है फिर वो कहाँ चला जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो फिर ये हम कहाँ पे जाएंगे? इसको रिटेन्ड अर्निंग्स में इसको हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन सी। यहाँ पे क्या था? शेयर प्रीमियम। तो यहाँ पे क्या है? अगर शेयर प्रीमियम में बैलेंस ना हो तो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में हम उसको डेबिट करेंगे। अब नेक्स्ट MCQ नंबर 15, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हैज़ फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आपको पता क्या होती है? जो हम सरप्लस ट्रांसफ़र करते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स में, तो इसकी एंट्री क्या होती है? रिवैल्यूएशन, सरप्लस डेबिट एंड रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। तो अब इस एंट्री के बेस पे हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। इंक्रीज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स। ये तो उसने ऑपोजिट बता दिया। हमारा सरप्लस जो है वो डेबिट हो रहा होता है, डेबिट होकर क्या होता है? वो कम होता है। रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो रही होती है, क्रेडिट होके इंक्रीज़ होती है। तो ये हमारी ऑप्शन गलत होगी। सी ऑप्शन है डिक्रीज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स। ये भी गलत हो गया क्योंकि सरप्लस तो डिक्रीज़ हो रहा होता है लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स हमारी क्या है? वो इंक्रीज़ होती है। डी में कह रहा है नो इफेक्ट। बी में वो कह रहा है डिक्रीज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये तो ठीक है, डिक्रीज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स में इंक्रीज भी आ रहा होता है। तो फिर हमारी ऑप्शन यहाँ पे कौन सी आ गई? ऑप्शन बी, डिक्रीज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स। अब नेक्स्ट MCQ पे आ जाए 16 पे,
अ कंपनी हैज़ फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2019 के उसने हमें बैलेंसेस दे दी, यानी हमारे ओपनिंग बैलेंसेस दिए किस किस के, शेयर कैपिटल ₹100 ईच, और कितना बैलेंस है 100 मिलियन, रुपीज़ इन मिलियन है, तो ये 100 मिलियन हमारा शेयर कैपिटल है, और एक शेयर कितने का है 100 का। शेयर प्रीमियम 30, रिवैल्यूएशन सरप्लस 20, रिटेन अर्निंग्स 35। अब आगे वो कह रहे थे कंपनी मेड अ राइट इशू ऑफ 1 for 5 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड एट ₹145 पर शेयर। 1 for 5 शेयर्स का मतलब कि जिसके पास 5 शेयर्स ऑलरेडी हैं उसको एक राइट शेयर इशू किया, तो हमारी इक्वेशन जी क्या बनेगी 1/5 हेल्ड एट ₹145 ईच। अब हमारा शेयर एक कितने का है 100 का, तो इसमें 100 क्या हो गया शेयर कैपिटल, और 45 जो है वो क्या हो जाएगा फिर हमारा शेयर प्रीमियम। व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल shall be presented in statement of changes in equity as at 31 दिसंबर 2019। अब हमने उसे क्या बताना है, हमारी शेयर कैपिटल की अमाउंट बतानी है, क्लोजिंग शेयर कैपिटल की अमाउंट। अब हमारा ओपनिंग कितना था 100 मिलियन, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, अब क्या इशू हुआ है, हमारे राइट शेयर्स इशू हुए हैं, तो राइट शेयर हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारा शेयर कैपिटल है 100 मिलियन, इस 100 मिलियन को अगर हम, अब हमारा पर शेयर अमाउंट की वैल्यू कितनी है 100 ईच, तो इसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 1 मिलियन शेयर्स। नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने आ गए 1 मिलियन। अब इस नंबर ऑफ़ शेयर्स को हम अपनी रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं 1/5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वो शेयर जो हमने, नंबर ऑफ़ शेयर जो हमने इशू किए हैं, टोटल नंबर ऑफ़ शेयर जो हमने इशू किए ये आते हैं हमारे 20 मिलियन, सॉरी 2 मिलियन, एक सेकेंड सॉरी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1 मिलियन इंटू 1/5, तो ये हमारे आ जाते हैं 2 लाख अमाउंट। ये क्या आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ़ शेयर जो हम इशू कर रहे हैं। अब इस नंबर ऑफ़ शेयर्स को हमारी शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी है 100, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो हमारा शेयर कैपिटल अब कितना आ जाएगा 20 मिलियन। ये हमारा क्या आ गया, राइट इशू ऑफ शेयर्स करने के बाद कितने के हमने किए 20 मिलियन के। अब हमारा ओपनिंग कितना था 100 मिलियन, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारा क्लोजिंग कैसे आएगा, ओपनिंग 100 है, इसमें प्लस क्या होगा 20 मिलियन प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्लोजिंग कितना आ जाएगा 120 मिलियन। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 120 मिलियन, शेयर कैपिटल का हमारा ये क्या आ गया क्लोजिंग।